मेहता के कंधों पर जिंदगी का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। जब से उसके पिता राजेश मेहता इस दुनिया से चले गए थे, जिम्मेदारियों का भार उस पर अके आ गिरा था। माँ सरस्वती एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। उनका इलाज न सिर्फ उनकी ऊर्जा बल्कि परिवार की सारी बचत भी चूस रहा था। छोटी बहन अनिका अभी स्कूल में थी और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना एक अलग संघर्ष था। अरुण के लिए वह उसकी दुनिया थी, वही वजह थी जिसने उसे अब तक टूटने नहीं दिया था। उसकी उम्र महज 23 साल थी, लेकिन उस पर जिंदगी की मार ऐसे पड़ी थी जैसे वह बरसों से इन जनजाने की मोटी रकम सिर पर तलवार की तरह लटकी थी, जो किसी भी दिन उसे और उसकी माँ बहन को सड़क पर ला सकती थी। उस दिन उसकी थकान अपने चरम पर थी। पढ़ाई, नौकरी, घर की परेशानियां, सब कुछ उसे भीतर से खोखला कर रहे थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चाल में थकावट थी और दिमाग लगातार खर्चों और पैसों के जोड़ तोड़ में उलझा हुआ था। वह एक पुराने कैफे के बाहर खड़ा था, जहां सस्ती चाय मिलती थी, जो उसकी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ती। उसने जेब से सिक्के निकालकर गिने ही थे कि किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई उसे देख रहा था। उसने न उठाई तो एक प्रभावशाली महिला उसके ठीक सामने खड़ी थी। उनकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उनकी आंखें किसी बाज जैसी तेज थी। वह राजेश्वरी कपूर थी। नाम जितना बड़ा था, व्यक्तित्व उतना ही ठोस। बिजनेस की दुनिया में उनकी पहचान एक ताकतवर शख्सियत की थी। ऐसी महिला जिसने पुरुषों के दबदबे वाले उद्योग में अपनी अलग जगह बनाई थी। आज वही औरत अरुण के सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे अरुण असहज हो गया। यह औरत कौन थी और उसे क्यों मिलने आई थी? अरुण मेहता। उनकी आवाज स्थिर थी, अधिकार पूर्ण, जैसे वो सवाल नहीं पूछ रही बल्कि एक सच को दोहरा रही थी। अरुण ने झिंझक हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। राजेश्वरी की निगाहें अब भी उसी पर टिकी थी, जैसे उसे भीतर तक पड़ रही हो। अरुण को उनकी नजरों से अजीब सा दबाव महसूस हुआ। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ, तुम्हारी माँ की बीमारी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई की चिंताएं, तुम्हारे सिर पर बढ़ता कर्ज, और यह भी जानती हूँ कि जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ये सब हल नहीं होने वाला। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। यह औरत उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती थी? आप कौन है और मुझसे क्या चाहती है? उसने सतर्कता से पूछा। राजेश्वरी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। शादी? अरुण को लगा उसने कुछ गलत सुना है। क्या? उसकी आवाज अनायास ही ऊंची हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, राजेश्वरी ने उसी आत्मविश्वास भरी आवाज में दोहराया। अरुण ने ना चाहते हुए भी एक हल्की हंसी छोड़ दी, जो ज्यादा नर्वसनेस का संकेत। यह कोई मजाक का है? उसने अविश्वास से पूछा। नहीं, यह एक व्यापारिक प्रस्ताव है, राजेश्वरी ने सपाट स्वर में कहा। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो बदले में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे कर्ज चुकता कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। अरुण की उंगलियां मुट्ठी में कस गई। और इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? उसकी आवाज में अब तीखी सतर्कता थी। सिर्फ मेरे पति बनना होगा, राजेश्वरी ने पूरी शांति से कहा। हमारी शादी कागजों में होगी, लेकिन हमारी जिंदगी की कुछ शर्तें होंगी। तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हो, तुम्हारी स्वतंत्रता बनी रहेगी। अरुण ने एक गहरी सांस ली। ये सपना था या एक ऐसा सौदा जो उसे बचाने के नाम पर उसकी आत्मा को गिरवी रख देगा? अरुण मेहता ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी और इतने नाटकीय ढंग से बदल जाएगी। कुछ ही दिनों पहले तक वह एक साधारण संघर्षरत युवक था, जो अपनी माँ और बहन के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन अब वह कानूनी तौर पर राजेश्वरी कपूर का पति था। एक ऐसी महिला जो उसके लिए अब भी किसी रहस्य से कम नहीं थी। उनकी शादी जितनी औपचारिक थी उतनी ही ठंडी भी। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई परंपरागत रीति रिवाज नहीं, बस एक हस्ताक्षर, कुछ कानूनी दस्तावेज और कुछ गवाह। जब वह पहली बार राजेश्वरी की हवेली में कदम रख रहा था तो एक अजीब सा एहसास उसके दिल में घर कर गया था। यह हवेली किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं थी। ऊंची छतें, कीमती फर्नीचर, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स, हर चीज इस बात की गवाही दे रही थी
कि यहाँ रहने वाली महिला अत्यधिक अमीर थी, लेकिन जितना ये महलनुमा घर आकर्षक था, उतना ही ठंडा और बेरूह भी। पहले ही दिन अरुण को ये महसूस होने लगा कि इस हवेली में कुछ तो अजीब है। घर के कर्मचारियों का व्यवहार। सबसे पहले उसकी नजर में आया प्रकाश, जो इस हवेली में सालों से काम कर रहा था। हमेशा झुकी नजरों से बात करता। जब भी अरुण उससे कोई सवाल पूछता, वह हिचकिचा हुए संक्षिप्त उत्तर देता, जैसे कुछ छुपा रहा हो। दीपा, जो यहाँ की मुखिया सेविका थी, हमेशा सतर्क रहती। वह नजरें मिलाने से बचती और बिना मतलब कभी अरुण के पास नहीं आती। उनके व्यवहार में एक अनकही घबराहट थी। अरुण को ये भी महसूस हुआ कि हवेली में जीवन जैसा कुछ नहीं था। इतनी भव्य हवेली होते हुए भी उसमें कोई गमाहट नहीं थी। वो अक्सर अमीर घरों में देखी जाने वाली पारिवारिक तस्वीरों को देखने की उम्मीद करता था, लेकिन यहाँ कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी। दीवारों पर बस महंगी कलाकृतियाँ थी, जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि इन्हें केवल सजावट के लिए खरीदा गया था, न कि किसी भावनात्मक लगाव से। हर रात हवेली का वातावरण और भी रहस्यमय हो जाता। रात के अंधेरे में हवेली के लंबे भव्य गलियारों में चलते हुए अरुण को कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता, वहाँ बस सन्नाटा होता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अरुण ने एक अजीब बात नोटिस की। हवेली के दूसरे माले पर एक दरवाजा था, जो हमेशा बंद रहता था। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं था, इस पर एक भारी मजबूत ताला लगा था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके ठीक सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, जो हर वक्त उस दरवाजे की निगरानी करता था। ऐसा लगता था जैसे हवेली में कुछ ऐसा था जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया था। राजेश्वरी के साथ उसका रिश्ता एकदम सतही था। वह अपने काम में व्यस्त रहती और जब भी दोनों आमने सामने होते, उनकी बातचीत सिर्फ औपचारिक होती। वे दोनों एक ही टेबल पर डिनर करते, लेकिन उनके बीच शायद ही कोई निजी बातचीत होती। राजेश्वरी ने कभी अरुण की माँ या बहन के बारे में कुछ नहीं पूछा। ऐसा लगता था जैसे वह केवल अपनी शर्तों पर ही बातचीत करती थी। एक रात जब अरुण अपने कमरे की ओर जा रहा था, उसने देखा कि हवेली के एक हिस्से में हल्की रोशनी थी। वो रुका और गौर से देखा। ये रोशनी राजेश्वरी के निजी दफ्तर से आ रही थी। यह कमरा हवेली के सबसे अंदरूनी हिस्से में था, जहां अक्सर वो अकेली ही जाती थी। उत्सुकता से भरा हुआ अरुण दबे पांव दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुना। अंदर से राजेश्वरी की आवाज आ रही थी। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो अभी तक नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द जान जाएगा। अरुण का शरीर सुन पड़ गया। वो कौन सी बात थी जो उसे नहीं पता थी, और क्यों राजेश्वरी ये सुनिश्चित कर रही थी कि उसे ये बात अभी तक मालूम ना हो। वो वहीं खड़ा रहा, सांसें धीमी कर ली, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या ये शादी महज एक समझौता नहीं था जैसा उसने सोचा था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए सोचा कि अब वह इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए तैयार था, लेकिन क्या वह सच का सामना करने के लिए भी तैयार था? अरुण का संदेह अब तक जुनून में बदल चुका था। हवेली के रहस्यों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था, लेकिन क्या तैयार था? अरुण का संदेह अब तक जुनून में बदल चुका था। हवेली के रहस्यों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। वो जानता था कि राजेश्वरी कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जो उसके जीवन से जुड़ा था, कुछ ऐसा जो उसके पिता के अतीत से संबंधित था। उसकी बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी, और अब वो किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहता था। उस रात जब हवेली में हर कोई सो चुका था, अरुण चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। पूरे घर में अजीब सी शांति फैली हुई थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ राजेश्वरी के दफ्तर की ओर बढ़ा। इस कमरे के बारे में उसे हमेशा अजीब अनुभूति होती थी। ये घर का सबसे गुप्त स्थान था, जहां राजेश्वरी अकेले में घंटों बिताती थी। लेकिन आज जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। ये पहली बार था जब उसने इसे बिना ताले के देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मौका था, शायद यही उसकी एकमात्र संभावना थी सच को जानने की। अरुण ने दरवाजे को हल्के से धकेला और भीतर घुस गया। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन लैंप की मध्यम रोशनी में वह हर चीज को साफ देख सकता था।
कमरे में महंगी लकड़ी की अलमारियां थी जिनमें सजीव इतिहास बंद था। दीवार पर एक तिजोरी थी, लेकिन उसका ध्यान सबसे पहले राजेश्वरी की टेबल की ओर गया। उसने सावधानी से एक एक दराज खोलनी शुरू की। कागज, फाइलें, कुछ आधे अधूरे नोट्स, सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन उनमें से कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता था। लेकिन तभी एक कोने में उसे एक मोटा लिफाफा दिखाई दिया। ये पुराना था, उसके किनारे पीले पड़ चुके थे। उसने लिफाफा खोला और उसमें रखे कागजों को देखा। उसके हाथ काम गए। पहली चीज जो उसने देखी वह एक पुरानी तस्वीर थी। उसके पिता राजेश मेहता किसी अन्य व्यक्ति के साथ खड़े थे। तस्वीर में उसके पिता मुस्कुरा रहे थे और उनके बगल में जो व्यक्ति था वह था विक्रम कपूर। राजेश्वरी कपूर का दिवंगत पति। अरुण को एक झटका सा लगा। उसने जल्दी जल्दी बाकी कागजों को पढ़ना शुरू किया। उनमें कुछ पत्र थे जो विक्रम कपूर ने खुद लिखे थे। जैसे जैसे उसने पत्रों की पंक्तियां पढ़नी शुरू की, उसके शरीर से जैसे जान निकल गई। राजेश, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरे सबसे बड़े विश्वासघाती निकले। तुमने मेरे बिजनेस को तबाह कर दिया, मेरे पैसे हड़प लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम अपने किए की सजा जरूर पाओगे। अरुण के हाथ से पत्र गिर पड़ा। उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई। क्या ये सच था? क्या उसके पिता ने विक्रम कपूर के साथ विश्वासघात किया था? क्या उसके पिता वही इंसान थे जिन्हें वह अब तक एक ईमानदार मेहनती व्यक्ति मानता आया था? अरुण ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थी। तो तुमने आखिरकार देख ही लिया। एक ठंडी स्थिर आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वह धीरे धीरे मुड़ा और देखा राजेश्वरी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष था, जैसे वह जानती थी कि ये दिन आएगा। अरुण ने पत्र को कसक पकड़ लिया। उसका गला सूख गया था, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। तो ये सब झूठ था। उसकी आवाज गहरी थी, क्रोध और अविश्वास से भरी हुई। ये शादी, ये सब कुछ, ये कोई सौदा नहीं था, ये बदला था। राजेश्वरी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसमें कोई कोमलता नहीं थी। तुम समझदार हो अरुण, मुझे लग रहा था कि तुम्हें ये सब जानने में और समय लगेगा। अरुण का शरीर गुस्से से कांप उठा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पिता से बदला लेना चाहती थी। राजेश्वरी ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द झलक लगा। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अरुण, विक्रम सिर्फ मेरे पति नहीं थे, वह मेरे जीवन का आधार थे। उन्होंने अपने खून पसीने से सब कुछ बनाया था और तुम्हारे पिता ने वो सब छीन लिया। उन्होंने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। विक्रम ने अपनी जान ले ली। अरुण आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने ये सुनकर अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे वह यकीन नहीं कर पा रहा हो? हाँ, उन्होंने अपनी जान ले ली, क्योंकि तुम्हारे पिता ने उनकी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया था। उनका सम्मान, उनका परिवार, उनका आत्मसम्मान। और अब अरुण मेहता, मुझे मेरा न्याय मिल गया है। अरुण के अंदर गुस्से, दर्द और असमंजस का एक तूफान उमड़ पड़ा। लेकिन ये सब इतने सालों बाद क्यों? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। राजेश्वरी की आंखों में एक ठंडा तेज था, क्योंकि नफरत कभी खत्म नहीं होती। जितनी भी देर हो, बदला हमेशा पूरा किया जाता है। और यह मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं था अरुण, ये मेरी जिंदगी का मिशन था। अरुण की सांसें तेज हो गई। उसके पिता की छवि उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। क्या वह सच में वह आदमी थे जिनके बारे में वह सोचता था? क्या वे सच में निर्दोष थे, या उन्होंने वाकई किसी की जिंदगी बर्बाद की थी? हवेली के उस कमरे में अतीत का अंधकार घना हो गया था। अरुण को नहीं पता था कि अब वह किस पर यकीन करें, अपने पिता पर, अपनी परवरिश पर, या उस महिला पर जिसने अब तक उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन एक बात तो तय थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और अरुण अब इस खेल में सिर्फ एक मोहरा नहीं रह सकता था। अरुण मेहता अब वो डरपोक युवक नहीं था जो कुछ महीने पहले इस हवेली में कदम रखते हुए संदेह और असमंजस से भरा हुआ था। वह अब जान चुका था कि उसकी शादी कोई समझौता नहीं, बल्कि राजेश्वरी कपूर का बदला था।
लेकिन वो इस खेल में सिर्फ एक मोहरा बनकर नहीं रह सकता था। वो उस जाल से निकलना चाहता था जिसमें उसे फंसाया गया था। वो सिर्फ अपने पिता का सच ही नहीं जानना चाहता था, बल्कि राजेश्वरी की असली साजिश को भी बेनकाब करना चाहता था। इस लड़ाई में अकेले खड़ा होना आत्महत्या करने जैसा था, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त कबीर शर्मा से मदद मांगी। कबीर उसका कॉलेज का दोस्त था और कानून के क्षेत्र में उसका दिमाग तेज था। जब अरुण ने उसे पूरी कहानी बताया तो कबीर ने एक पल भी संकोच नहीं किया। तुम्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो छुपे हुए सच को उजागर कर सके, कबीर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं किसी को जानता हूँ। यही वह पल था जब राघव अय्यर इस खेल में शामिल हुआ। राघव एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जो भ्रष्टाचार और गुप्त मामलों की तह तक जाने के लिए जाना जाता था। उसकी नजरें बाज जैसी थी और वह झूठ को सच में बदलने की कला में माहिर था। राजेश्वरी कपूर जैसी महिला बिना किसी और साजिश के सिर्फ बदला लेने के लिए शादी नहीं करेगी। राघव ने पहली ही मुलाकात में कहा, मुझे यकीन है कि ये सिर्फ बदला नहीं है, इसके पीछे और भी कुछ है। अरुण को लग रहा था कि वह एक अंधेरे गड्ढे में उतर रहा है, लेकिन अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह जानना चाहता था कि राजेश्वरी की असली पहचान क्या थी और उसने अपने पूरे जीवन में कितने लोगों को बर्बाद किया था। राघव और कबीर ने हफ्तों तक छानबीन की। वे राजेश्वरी के पुराने बिजनेस रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और कानूनी मामलों को खंगाल रहे और फिर एक दिन उन्हें वह मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। राजेश्वरी कपूर सिर्फ एक बदला लेने वाली महिला नहीं थी, वह एक अपराधी थी। उसका नाम कई घोटालों में शामिल था। उसने भ्रष्ट नेताओं और अपराधी के लिए काले धन को सफेद करने का धन चला रखा था। वो हवेली केवल दिखावे के लिए नहीं थी, ये एक केंद्र थी जहां अवैध लेन देन होते थे, जहां काले पैसे को सफेद किया जाता था। अरुण को अब ये समझ आ गया था कि ये महिला सिर्फ अपने पति विक्रम कपूर की मौत का बदला लेने के लिए उसके जीवन में नहीं आई थी। ये बदले से कहीं अधिक था। उसने अरुण को मोहरा बनाया था ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर, ताकि अगर किसी दिन कोई उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा भी करे तो वह ये कह सके कि उसने सिर्फ न्याय के लिए कदम उठाए थे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। राघव ने उन सबूतों को इकट्ठा किया जिसमें बैंक रिकॉर्ड, गुप्त ट्रांजैक्शंस और हवेली में होने वाली अवैध गतिविधियों के दस्तावेज शामिल थे। अब वक्त आ गया है, कबीर ने कहा जब वे पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे। अरुण ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन अपनी ही पत्नी के खिलाफ ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन ये सिर्फ राजेश्वरी के लिए नहीं था, ये उसके लिए भी था। उसकी आजादी, उसकी पहचान, उसके आत्मसम्मान के लिए। कुछ ही दिनों में पुलिस ने राजेश्वरी कपूर के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू कर दी। जब राजेश्वरी को एक सरकारी अधिकारी से गिरफ्तारी वारंट मिला तो उसका चेहरा भावी था। उसकी आंखों में ना डर था ना पछतावा। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? अरुण, उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन उसमें छिपा झर साफ झलक रहा था। मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक हूँ। तुम क्या समझते हो कि मुझे गिराने की तुम्हारी ये छोटी सी कोशिश कामयाब होगी? अरुण अब उसे वैसी ही ठंडी निगाहों से देख रहा था जैसा वह हमेशा उसे देखा करती थी। मुझे तुम्हें गिराने की जरूरत नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी अपनी नफरत और बदले की आग ने तुम्हें खुद ही तबाह कर दिया है। राजेश्वरी ने उसे कुछ देर घूरा, फिर उसने हल्की सी हंसी हंस दी, लेकिन वो हंसी खोखली थी। 3 दिन बाद राजेश्वरी कपूर को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। वह कभी भी जेल जाने वाली महिला नहीं थी, लेकिन इस बार सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसके बिजनेस एम्पायर का पतन हो गया। जिन लोगों ने कभी उसके इशारों पर नाचते थे वे अब उससे मुंह मोड़ रहे थे। हवेली जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक थी अब नीलामी के लिए रखी जा रही थी। यह हवेली अब अरुण की संपत्ति थी, लेकिन उसने इसे रखने से इनकार कर दिया। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, उसने कहा, यह झूठ, धोखे और नफरत की कब्रगाह है। मैं इस बोझ को अपने साथ नहीं रख सकता। अने हवेली को बेच दिया और उस पैसे से एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। और वहीं अपनी नई शुरुआत के दौरान उसकी मुलाकात आदित्य राव से हुई। आदित्य एक साधारण लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी जो एक अस्पताल में नर्स थी। अरुण उससे एक संयोगवश मुलाकात में मिला था, लेकिन वह मुलाकात जल्द ही
दोस्ती में बदल गई। और फिर दोस्ती प्यार में आदित्यश्वरी से पूरी तरह अलग थी। उसकी आंखों में छल नहीं था, उसकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी। वो बोझ नहीं थी, बल्कि हल्कापन थी। वो आजादी थी। अरुण को पहली बार लगा कि वो सांस ले रहा है। कुछ साल बाद उनकी शादी हो गई और फिर उनके जीवन में एक नया अध्याय आया, उनका बेटा आर्यन। जब अरुण अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उसे एहसास हुआ कि वो अब पूरी तरह मुक्त था। वह अब सिर्फ राजेश मेहता का बेटा नहीं था, वह सिर्फ राजेश्वरी कपूर के खेल का मोहरा नहीं था। वह अरुण मेहता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अतीत को एक नई पहचान में बदल दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो अब खुद को जान चुका था और पहली बार उसने महसूस किया वह सच में आजाद था।